एवरीवन, वेलकम टू क्लिक एंड लर्न। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर लाइट चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे और ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। ये चौथा पार्ट है हमारा। पिछले 3 पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन को कवर कर लिया है। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो से आप कंटिन्यू करोगे और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे, समझेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन क्या है, कुछ एक्टिविटीज देखेंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगेन यहां पर हम लोग बहुत सारी बेसिक बातों को यहां कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर हमारा यहाँ सेकेंड पार्ट लाइट का हमारा स्टार्ट हो रहा है रिफ्रैक्शन से, और इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन बाय द लेंसेज को कवर करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज को कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन होता क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, मतलब रिफ्रैक्शन का कारण क्या है। देन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक को हम लोग आज यहां कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, साथ में यहां एमसीक्यू या असर्शन रीजन भी कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, जब भी हमारा लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो वो बेंड करेगा। ठीक है, वो अपने पाथ से, ओरिजिनल डायरेक्शन से वो बेंड करेगा और इसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग और चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइक फ्रॉम एयर टू वाटर और फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो कभी भी मीडियम का चेंज होगा तो लाइट वहां पर उनके बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पर एब्रप्ट अपने डायरेक्शन में चेंज करेगा, एकाएक चेंज करेगा। ठीक है, हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा रे ऑफ लाइट जो है वो एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करता है। मान लीजिए ये हमारे पास ग्लास का मीडियम है, ये ग्लास है। ठीक है, और इसके ऊपर में एयर है। तो जब आपका लाइट एयर में ट्रेवल कर रहा होगा तो ये हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पे पहुंचा है, अब ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री का नाम हम लोग पी क्यू लिख लेते हैं। तो ये पी क्यू जो है एयर टू ग्लास मीडियम का बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। यहां के बाद अब ये लाइट कहां इंटर करेगा तो आपके ग्लास मतलब मीडियम चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही ये मीडियम चेंज करेगा तो इसमें देखो ये डायरेक्शन का चेंज मतलब बेंडिंग आपको दिख रहा होगा। ये सीधा नहीं गया है। ठीक है, ये आपका अगर इसके पाथ को देखे तो दिस इज इट्स ओरिजिनल पाथ, ये उसका ओरिजिनल पाथ है, वो सीधा निकल जाता। लेकिन जैसे ही मीडियम का चेंज हुआ आपका रे ऑफ लाइट बेंड कर गया। एक बात और कि ये बेंड करने के बावजूद सेकेंड मीडियम में स्ट्रेट ही ट्रेवल कर रहा है। बेंडिंग सिर्फ इंटरफेस मतलब बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पे हुआ है। ठीक है, वहीं पर एब्रप्ट चेंज है, वापस से फिर ये स्ट्रेट जाने लगा। तो यही जब रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करता है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होता है और इसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो क्लियर हो गया व्हाट इज बेंडिंग। अब इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जैसे हमारा लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए इसके पास इसका अपना वेवलेंथ होगा जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा।
जिसको फिलहाल हम लोग एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये इसका वेलोसिटी है। और एक बात और भी आप समझ लो, जब भी रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो रहेगा ही, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही रहता है, ये चेंज नहीं करता है। आपका रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाए, ग्लास से वाटर में जाए, वाटर से फिर एयर में जाए, तो जितना मर्जी उतना आपका यहां मीडियम चेंज हो जाए, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी हम लोग यहां बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डजंट चेंज अपॉन चेंज इन मीडियम, अपॉन चेंज इन मीडियम। लाइट का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या चेंज करता है, तो इसका वेवलेंथ चेंज कर जाता है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ड्यू टू चेंज इन मीडियम। आपके लाइट का वेवलेंथ चेंज कर गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब वेवलेंथ के चेंज करने से लाइट का वेलोसिटी भी चेंज करता है, ठीक है। तो ये हमारा यहां एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड हुआ। अपॉन चेंज इन मीडियम, चेंज इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, ठीक है। मीडियम में चेंज होने के कारण लाइट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा बाबू, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखिए, क्योंकि जो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो रिफ्रैक्शन का कारण है, वो यहीं पर छुपा हुआ है। जब भी रे ऑफ लाइट अपने मीडियम को चेंज करता है तो उसके वेलोसिटी में चेंज आती है, और इसी वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, मतलब वो उसमें बेंडिंग आता है, रिफ्रैक्शन आता है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे यहां कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो देखो एक लाइन, एक सेंटेंस में आपको अगर बोलना है तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, refraction occurs, this happens because light travels at different speeds in different materials। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, मीडियम्स लिख देना। when it hits the boundary at an angle, the change in speed causes the light to bend, ठीक है। मतलब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय अपने स्पीड में चेंज करता है, और इसी स्पीड में चेंज होने की वजह से उसमें बेंडिंग आता है, मतलब उसमें रिफ्रैक्शन आता है, ठीक है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। अब यहां पर अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमारे पास मीडियम कितने टाइप के हैं। ये जो चेंज इन द मीडियम होना हम लोग जो बोल रहे हैं, ये मीडियम का चेंज होना मतलब मीडियम कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये कौन कौन से टाइप के मीडियम हमारे पास है, तो देखो एक्चुअली हमारे पास जो टाइप्स ऑफ द मीडियम है वो केवल दो है। एक को बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, या सिंपली इनको बोला जाता है डेंसर मीडियम एंड द रेयरर मीडियम, ठीक है। अब एक बात यहीं पर आप समझ लो, डेंसर मीडियम डजंट इंप्लाई that is the particles are closer to each other, that means it's a mass density। जो आप लोग डेंसिटी पढ़ते थे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो ये नहीं है। डेंसर मीडियम का मतलब उसका मास डेंसिटी ज्यादा है, और रेयरर मीडियम का मतलब उसका मास डेंसिटी कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और मास डेंसिटी में रिलेशन नहीं स्टैब्लिश करना है, ये दोनों अलग अलग चीजें होगी, ठीक है। आपके फिजिक्स में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसे बोलते हैं,
तो ये वो मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड स्लोअर है। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड स्लोअर होगा उस मीडियम को हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एयर में आप लोग स्पीड जानते होंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और यही वाटर की बात करें, ठीक है, तो वाटर में करीब करीब स्पीड जो होता है, तो ये हमारे पास आता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां जब ग्लास की बात करेंगे तो ग्लास में जो लाइट का स्पीड होता है वो आपका 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब देखो, लाइट या वैक्यूम है, एयर में जो हमारा स्पीड है एक्चुअली 2.99 होता है, वैक्यूम में ये 3 इंटू 10⁸, लेकिन लगभग वो बराबर है, तो हम लोग यही लेकर चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों मीडियम्स को कंपेयर करें तो किस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है, तो वो वाटर में। तो जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा उसे हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे, और एयर अभी फिलहाल इस पेयर के लिए आपका रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। अगर हम लोग यही कंपेयर करें, यहीं पर हम लोग कंपेयर करें इन दोनों का, वाटर और ग्लास का, तो किस मीडियम में आपका लाइट का स्पीड कम है, तो ये ग्लास में कम है, तो इसे आप डेंसर बोलोगे, और ये आपका रेयर मीडियम होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब हमने एयर और वाटर को कंपेयर किया तो एयर हमारा रेयर मीडियम था और वाटर हमारा डेंसर मीडियम था, लेकिन जब वाटर और ग्लास को कंपेयर किए तो यही वाटर जो एयर के साथ डेंसर था वो ग्लास के साथ रेयर बन गया है। मतलब एक सिंगल मीडियम एट ए टाइम किसी के साथ डेंसर मीडियम बना है और वही किसी के साथ रेयर मीडियम बना है, तो ये कोई किसी पार्टिकुलर एब्सोल्यूट मीडियम को हम लोग रेयर और डेंसर नहीं बोल सकते हैं। अगर डेंसर और रेयर बोलना है तो वहां पर रिलेटिवली एक और मीडियम होना चाहिए, रिलेटिव सेंस में बात करेंगे। मतलब डेंसर और रेयर के लिए कम से कम 2 मीडियम का होना जरूरी है, जिसमें से एक डेंसर होगा और दूसरा रेयर होगा। डेंसर उस मीडियम को बोलेंगे जिसमें लाइट का स्पीड कम है, और रेयर उस मीडियम को बोलेंगे जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है। और ये कंपेयर करना है आपको। अगर कोई पूछ दे कि ग्लास वाटर जो है वो डेंसर है कि रेयर है, तो आप पूछोगे किसके रिस्पेक्ट में। अगर इसे आप डेंसर बोलोगे तो ये तो एक समय रेयर भी था, तो इसका अकेले इस मीडियम को डेंसर और रेयर नहीं बोला जा सकता है। जब तक कंपेयर में कोई दूसरा मीडियम ना हो तब तक आप रेयर और डेंसर का डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो एब्सोल्यूट डेंसर और रेयर टैग। ये एब्सोल्यूट मतलब किसी पार्टिकुलर मीडियम को हम लोग रेयर और डेंसर नहीं बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन विच 2 मटेरियल्स यू आर कंपेयरिंग। ये कौन से 2 मटेरियल्स, कौन से 2 मीडियम्स को आप कंपेयर कर रहे हो, उसके हिसाब से रेयर और डेंसर का डिफिनीशन एस्टैब्लिश होता है। क्लियर हो गया ये डिफिनीशन। इसका मात्र एक ही डिफिनीशन है, वो है लाइट के स्पीड के डिफिनीशन पर ही हम लोग, लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में ही हम लोग रेयर और डेंसर को डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो यह एक वर्ड यूज हुआ है जो कि हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कर लेंगे तो, ठीक है। देखो ऐसे समझ लो, इसको याद कर लो, जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का मतलब डेंसर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम का मतलब रेयर। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। जैसे ये मान लो ये ग्लास है और ये एयर है, तो जब भी एयर से ग्लास की तरफ रे ऑफ लाइट आएगा तो मीडियम का चेंज हो गया, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो यहां पर 100% बेंडिंग जरूर होगा, ठीक है। तो कॉज ऑफ द बेंडिंग, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, और मीडियम के कितने टाइप्स होते हैं ये हमने यहां देख लिया। अब चलते हैं आगे की तरफ, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं। मतलब रिफ्रैक्शन, अब ये डेंसर और रेयर मीडियम जैसी हमारे पास आया तो हो सकता है हमारा लाइट
रेयरर टू डेंसर में ट्रेवल करे और हो सकता है डेंसर टू रेयरर में ट्रेवल करे। बोलने का मतलब है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एयर से आता हुआ आपके ग्लास में वो चला जाए, ठीक है, ये ग्लास में चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है ग्लास के बाद वापस से एयर में निकल जाए, ठीक है। तो जब एयर से ग्लास में जाएगा तो हम बोलेंगे रेयरर से डेंसर वो ट्रेवल किया है, और जब ग्लास से निकल के वो एयर में आएगा तब हम बोलेंगे डेंसर टू रेयरर ट्रेवल किया है। मतलब यहां पर दो रूल्स आप लोगों के लिए बनेंगे, दो, एक्चुअली एक आगे भी आएगा, लेकिन ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब रे ऑफ लाइट आपका रेयरर टू डेंसर में ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, और जब डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करेगा तब क्या होगा। चलो देखें। जैसे मान लेते हैं कि ये मीडियम हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, और ग्लास के बाद फिर एयर आ जाएगा, ठीक है, ग्लास के बाद फिर एयर आ जाएगा, और ये कोई भी रे ऑफ लाइट है जो कि ऑब्लिकली इंसिडेंट है। देखो दो टाइप का यहां पर रे इंसिडेंट करेंगे बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पे। एक अगर ऐसा किया तो देखो ये बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पे 90 डिग्री मतलब नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है, और ये इसको बोलेंगे किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा पर हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऑब्लिकली इंसिडेंस और इसको बोलेंगे नॉर्मली इंसिडेंस, ठीक है। ये ऑब्लिकली इंसिडेंस है और ये नॉर्मली इंसिडेंट है। 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मली इंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब जब कभी भी रे ऑफ लाइट फिलहाल अभी ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा, ठीक है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पे, तो इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन की तरफ आता हुआ रे रहेगा दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आपके यहां पर परपेंडिकुलर होगा, आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यह हमारा कहलाएगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसको x दे देते हैं और इसको y दे देते हैं, या इसको एक काम कर लीजिए, इसको a दे दो और इसको b दे दो, ठीक है। तो AB रे इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। अब अभी क्या सिचुएशन है, तो अभी का सिचुएशन है कि हमारा रे ऑफ लाइट फिलहाल वाटर टू ग्लास जा रहा है। हमारा रे ऑफ लाइट कहां जा रहा है, वाटर टू ग्लास जा रहा है। तो ये जो वाटर टू ग्लास है इसको हम लोग बोल रहे हैं ये रेयरर टू डेंसर जा रहा है, ठीक है। ये तो आपका हो गया कि हमारा रे ऑफ लाइट अभी रेयरर से डेंसर जा रहा है। जब कभी ऐसा सिचुएशन होगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, रट जाइए इस बात को। When the ray of light travel from rarer to denser medium, it bends towards the normal. इसको हम लोग बोलते हैं ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इसका ओरिजिनल डायरेक्शन अगर आप विजुलाइज करिएगा तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये रहा, इसको ऐसे जाना चाहिए था। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधा निकल जाता, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ इसने बेंडिंग दिखाया, और जब रेयर टू डेंसर आएगा तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये जो बेंड किया हुआ रे है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया। तो रूल के साथ साथ हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को भी देखते जा रहे हैं। तो रूल नंबर 1, when the ray of light travel from rarer to denser it bends towards the normal, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ठीक है। और इंसिडेंट रे किसे बोलोगे,
बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पर आने वाले रे को इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका नाम हमने दिया ए बी। आप गौर से देखिए यहां सीडी को, बाबू सीडी को देखो, सीडी भी आपका बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। इस सीडी को अगर आप गौर से देख रहे हैं तो आपको दिख जाना चाहिए कि अब हमारा रे जो है वो ग्लास से वाटर की तरफ जा रहा है, सॉरी ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आपका ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है, रे ऑफ लाइट, मतलब वापस से मीडियम का चेंज होना है। और ग्लास क्या है, डेंसर है, तो ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग रेयरर टू डेंसर गए थे, अब हम लोग ग्लास से एयर की तरफ निकलने वाले हैं, मतलब डेंसर टू रेयरर निकलने वाले हैं। क्लियर हो गया। अब इस केस में इस बाउंड्री ऑफ सेपरेशन के लिए ये इंसिडेंट रे बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल जरूर ड्रॉ करेंगे ताकि चीजें हमारी क्लियर रहे। नॉर्मल यहां पर भी ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, अब जब रे ऑफ लाइट, रट जाइएगा इस बात को, जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर ट्रेवल करेगा तो ये बेंड करेगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, और जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ निकलेगा तब ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर भाग रहा है। देखो ये इस इंटरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, आपके बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पर ये रे आ रहा है, इसको हम बोल देते हैं बीसी रे आ रहा है, तो बीसी इज द इंसिडेंट रे फॉर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन सीडी, और ये सीई जो सीडी जो है ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो रूल्स रट जाए, रेयरर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयरर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन चीजों में ये भी एक ध्यान में रखिएगा, जो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन की तरफ आएगा दैट इज इंसिडेंट, और जो उसके बाद बेंड करके जाएगा दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन की तरफ आएगा इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो बाउंड्री के बाद दूसरे मीडियम में बेंड किया हुआ रे रहेगा इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, जैसे सीडी के लिए सीडी बाउंड्री पर कौन आ रहा है, तो ये बीसी आ रहा है, तो बीसी इज द इंसिडेंट एंड सीडी इज द रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसका नाम अब चेंज कर लेते हैं क्योंकि एबीसीडी वहां रख दिए हैं तो यहां हम लोग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं पी क्यू आर एंड एस रख लेते हैं। क्लियर हो गया, एक ही नाम दो जगह यूज नहीं करना चाहिए, तो इसका नाम पी क्यू आर एस। ठीक है, तो क्या हमने देखा है रूल्स में बाबू हमने देखा कि जब भी कोई लाइट रेयरर टू डेंसर ट्रेवल करेगा तो वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयरर जाएगा तो वो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इतना ही नहीं, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पे जो रे ऑफ लाइट आएगा उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और इससे जो दूर जाएगा उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों जगह वैलिड है, सारी जगह पर वैलिड है। तो रूल्स क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जब एयर टू वाटर और ग्लास रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगा तो वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि एयर रेयरर हो गया और ग्लास और वाटर उसके रिस्पेक्ट में डेंसर हो गए, तो रेयरर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और उसी सिचुएशन में अगर वाटर और ग्लास से एयर की तरफ जाएगा, इसका मतलब लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, तो इस बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसको नॉर्मल से दूर भगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक जो हम लोग बात किए थे पीछे कि क्या होगा अगर नॉर्मली इंसिडेंट करेगा। तो नॉर्मली इंसिडेंट करते समय देयर इज नो बेंडिंग, कोई रिफ्रैक्शन दिखेगा नहीं, ये सीधा निकल जाएगा। रे ऑफ लाइट अगर इंटरफेस मतलब बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पे अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया है तो वो सीधा निकल रहा है, यहां कोई रिफ्रैक्शन कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी बेंडिंग का जो कॉज था चेंज इन स्पीड, अभी भी यहां चेंज इन स्पीड है, लेकिन इस चेंज इन स्पीड के बावजूद यहां पर बेंडिंग आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स द बाउंड्री परपेंडिकुलरली, नॉर्मली इंसिडेंट इसको बोलते हैं। इट डजंट बेंड रिगार्डलेस ऑफ द मीडिया, कोई भी मीडियम डाल दो वहां, कोई भी मीडियम का चेंज दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बेंडिंग नहीं देखने को मिलेगा। इट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन, ये अपनी सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, बट इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस।
अभी भी उसका स्पीड और वेवलेंथ चेंज किया है क्योंकि मीडियम का चेंज है, लेकिन चूंकि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया है इसलिए वहां बेंडिंग आपको नहीं दिखेगा। तो इसको रट लो, इसको हम लोग मैथमेटिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम लोग जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको आपको डायरेक्ट ही देखना है। ठीक है, अब देखो कुछ एक्टिविटीज है हमारे पास, इन एक्टिविटीज को हम लोग यहां कवर करेंगे। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटीज की एक्टिविटीज हैं, उसको हम लोग कवर करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, टू स्टडी द डिफिकल्टी इन पिकिंग ए कॉइन फ्रॉम ए बॉल फिल्ड विद द वाटर। अगर आपके पास कोई पार्टिकुलर बॉल है, ठीक है, कोई पार्टिकुलर बॉल है और इसे आपने क्या किया है कि पानी से भर दिया है, इसके बॉटम में कॉइन रखा हुआ था और आपने इसे पानी से भर दिया है, तो जब आप इस कॉइन को पिक करने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, ये कॉइन आपको हाथ में जल्दी से नहीं आएगा, कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी। और ये डिफिकल्टी क्यों होती है तो वो भी समझ लो। अब रिफ्लेक्शन के कारण जो भी इस कॉइन को लाइट स्ट्राइक किया है, ये कॉइन उन लाइट्स को क्या करेगा, ये कॉइन उन लाइट्स को रिफ्लेक्ट करा देगा। ठीक है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कराएगा। क्लियर है, ये रिफ्लेक्ट कराएगा, दो ही रेस का मदद हम लोग लेते हैं, यहां रिफ्लेक्ट करा रहा है, इस टाइप से रिफ्लेक्ट कराएगा। ठीक है, अब ये जब आपके वाटर से एयर मीडियम में जाएंगे, ये लाइट देखो कहां से निकल रहा है, ये आपके वाटर से निकल रहा है, जा कहां रहा है तो ये आपके एयर में जा रहा है। मतलब यहां पर ट्रेवल ये कैसे करेगा, ये डेंसर टू रेयर मीडियम करेगा, तो ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ऐसा बेंड कर जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। और जब इन रेज को हम ऑब्जर्व करेंगे, ये जो रेज हमारे आई में इंटर करेंगे, तो हमारा ब्रेन जानता है कि ये कहीं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो इन दोनों रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं और बनेगा। ठीक है, जो इसके वर्चुअल इमेज को क्रिएट करेगा, आपके कॉइन के वर्चुअल इमेज को क्रिएट करेगा। मतलब जो पर्सन ऊपर से देख रहा है, इसको वॉच कर रहा है, अब ये कॉइन इसको नहीं दिखेगा। कॉइन का जो वर्चुअल इमेज है, जो कि उसके रियल पोजीशन से स्लाइटली अबव बन गया है, दिस इज कॉल्ड द अपरेंट पोजीशन ऑफ द कॉइन। ठीक है, दिस इज द वर्चुअल पोजीशन ऑफ द कॉइन, इट इज द वर्चुअल पोजीशन ऑफ कॉइन, नॉट रियल। ये वर्चुअल पोजीशन हो गया ऑफ कॉइन। ठीक है, तो पर्सन को तो दिख रहा है, ये वो हाथ डालेगा, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन रियल कॉइन कहां है, उससे नीचे है। इसीलिए डिफिकल्टी होता है, कॉइन जल्दी पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि आप देख रहे हो उसके वर्चुअल इमेज को, जो कि स्लाइटली उसके ऊपर है, डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, और उसी को आप उठाने की कोशिश करते हो। देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, दिस एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये एक्चुअली जो वर्चुअल पोजीशन बना है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के कारण। व्हेन द लाइट रेज पास फ्रॉम वाटर डेंसर मीडियम टू एयर रेयर मीडियम, इट दे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से अवे बेंड हो गया। ड्यू टू दिस बेंडिंग द कॉइन अपीयर्स टू बी एट शैलोअर डेप्थ देन इट एक्चुअली इज। मतलब द वर्चुअल पोजीशन ऑफ द कॉइन इज स्लाइटली अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। द ब्रेन इंटरप्रेट्स लाइट एज ए ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। हम लोग हमेशा लाइट को स्ट्रेट पाथ में ही देखेंगे, आप उसको बेंड करता हुआ नहीं देख सकते हो। तो आपके ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि लाइट स्ट्रेट पाथ में आ रहा है और वो स्ट्रेट डायरेक्शंस में जाकर एक जगह एक दूसरे जगह स्ट्राइक किया है, अनदर पॉइंट से वो आता हुआ दिख रहा है। सो द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट डिफरेंट लोकेशन, दिस इज नोन एज द अपरेंट पोजीशन। ठीक है, दिस इज नोन एज अपरेंट पोजीशन और वर्चुअल पोजीशन ऑफ द कॉइन। ठीक है, देन ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा, तो कॉइन अपीयर्स टू बी क्लोजर टू द सरफेस देन एक्चुअली इज। मतलब अब वो कॉइन बॉटम में नहीं दिख रहा है, हमें वो स्लाइटली ऊपर दिख रहा है। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू पिक अप द कॉइन फ्रॉम द बोल ऑफ वाटर बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेक्स द कॉइन अपीयर एट ए डिफरेंट पोजीशन देन इट रियली इज। मतलब ये जब दूसरे जगह बन रहा है, वही दूसरे जगह हमें दिख रहा है, ये एक्चुअली यहां है, दिख रहा है यहां पे, तो आप इसको उठाने की कोशिश करोगे और ये कोई रियल चीज नहीं, ये वर्चुअल चीज है, तो आपके हाथ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा।
और इसी कारण ये डिफिकल्टी होता है कॉइन को पिक करने में जब वो किसी भी वाटर पॉन्ड वगैरह या किसी भी कंटेनर जो कि पूरा लबालब पानी से भरा हुआ रहता है उसके बॉटम में सिक्के को रखोगे और कोशिश करोगे एक ही बार में निकाल ले तो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑल क्लियर। तो यहां इसका मेन कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेस्ड एक्टिविटी था, ठीक है, जो कि वर्चुअल इमेज क्रिएट करके डिफिकल्टी क्रिएट किया है। अब देखो, टू लुक फॉर द अपरेंट इमेज ऑफ ए कॉइन फ्रॉम ड्यू टू द रिफ्रैक्शन इन वाटर, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही आपका एक्टिविटी है और सेम चीज है। आपको क्या बोल रहा है? अपरेंट इमेज ऑफ ए कॉइन फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन इन वाटर, वापस से वही चीज। और हम लोग उस चीज को देख ही चुके हैं कि कॉइन का जो पोजीशन है, रियल पोजीशन है, वो कहीं और है, लेकिन डिफ्रैक्शन के कारण उसका पोजीशन स्लाइटली अबव दिखा है और उसी अबव वाले पोजीशन को जो इमेज के फॉर्म में हमें दिख रहा है उसी को हम लोग अपरेंट पोजीशन बोलते हैं। कॉइन के पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन को रियल पोजीशन बोला जाता है और उसके इमेज वाले पोजीशन को अपरेंट पोजीशन बोला जाता है। तो यही सेम चीज है, एक्टिविटी है, इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, चलो, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हम लोग यहां पर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जो पीछे देखे थे उस चीज को एक बार और ऑब्जर्व करेंगे और वहां पर एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारा डिफाइंड होगा जिसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलो फटाफट इस चीज को हम लोग कवर करते हैं। हमारे पास एक ग्लास स्लैब रहेगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, नाम इसका हम लोग दे देंगे PQRS। ठीक है, इट इज PQRS। हमारे पास यहां दो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हो गए, एक PQ हो गया जो कि एयर टू ग्लास सेपरेट करेगा और SR हो गया जो ग्लास टू एयर सेपरेट करेगा। ठीक है, यहां पर हमारा रे ऑफ लाइट जो है वो ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा, तो लेकर आते हैं। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है। जब भी रे ऑफ लाइट आपका स्ट्राइक किया है बाउंड्री ऑफ सेपरेशन को, जब भी रे ऑफ लाइट आपका स्ट्राइक करेगा बाउंड्री ऑफ सेपरेशन को, तो तुरंत आपको यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, आपको नॉर्मल यहां ड्रॉ कर देना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये रहा नॉर्मल। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये इंसिडेंट रे हो गया इस PQ के लिए, ये हमारा एंगल I हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सिचुएशन? इसके बाद के सिचुएशन में इसको थोड़ा सा हम लोग टिल्टेड कर देते हैं। इसके बाद के सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि ये बेंड करेगा, क्योंकि देयर इज चेंज इन द मीडियम का चेंज हो गया तो बेंड तो करना ही है, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल? क्योंकि ये अभी रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो 100% टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो गया। वापस से हम लोग यहां पर ड्रॉ कर लेंगे नॉर्मल, क्योंकि एक बार और बाउंड्री आपके मीडियम में सेपरेशन आ रहा है, एक बार और मीडियम सेपरेट कर रहा है। यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, यहां पर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो, अब ये एंगल आपका R रहेगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये R है तो ये R है, लेकिन R का मतलब यहां पर ये मत समझिएगा कि वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, यहां पर वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन इस बाउंड्री के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्लियर हो गया? ये बात ध्यान में रखिएगा। इस बाउंड्री पर ये रे आ रही है तो ये इंसिडेंट रे हो गया, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो, अब इसके बाद ये चूंकि ये आपका डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रहा है तो ये तुरंत बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहां पर एक और चीज हमें वॉच करते रहना है कि दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। ये ओरिजिनल डायरेक्शन था। अगर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं, अगर मीडियम का चेंज नहीं रहता तो ये ऐसे निकलता, लेकिन अभी फिलहाल कैसे निकल रहा है? ये सेकेंड बाउंड्री ऑफ सेपरेशन के बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है।
तो जब ग्लास स्लैब से जो रे निकलता है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसको क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे बोलेंगे। और इमर्जेंट रे जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। अब ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे है। दिस इज व्हाट? दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इमर्जेंट रे और ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, जो परपेंडिकुलर शिफ्ट होता है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शिफ्ट को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये जो आपका यहां स्मॉल डी करके हम लिख देते हैं, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है, लेकिन इमर्जेंट रे ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ शिफ्टेड है और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर फर्स्ट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए आप, ए दे दो, वापस से इसका बी दे दो, इसका सी दे दो और इसका डी दे दो। तो ए बी पी क्यू का इंसिडेंट हो गया, बी सी पी क्यू का रिफ्रैक्टेड रे हो गया और बी सी एस आर का इंसिडेंट हो गया और एस आर का ये सी डी रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ठीक, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एसआर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन के लिए। क्लियर है? तो यहां पर ये चीज तो हो गया। अब यहां पर क्या बात किए थे कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, ये आपस में पैरेलल है। ये आपस में क्या है? पैरेलल है, लेकिन इनके बीच में परपेंडिकुलर शिफ्ट हो चुका है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है और इसी को हम लोग लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या डिफिनेशन आया है। द इमर्जेंट रे इज शिफ्टेड साइडवेज, दिस साइडवेज शिफ्ट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा यहां रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हमारा रिफ्रैक्शन कवर हो चुका है। आगे चलकर एक बार और हम देखेंगे कि हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो इमर्जेंट रे है ये आपके इंसिडेंट रे के पैरेलल गया है। ये हमारा प्रूफ होगा और प्रूफ हम लोग तब कर सकेंगे जब हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास आ ही गया। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इतने सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वापस से हम यहां कोई डायग्राम नहीं बना रहे हैं, आपको वहां डायरेक्ट समझना है, यहां पर डायरेक्ट समझना है। ठीक है, देखो इसको समझने के बाद हम लोग डायग्राम का हेल्प ले लेंगे। फर्स्ट लॉ, तीन बातें याद रखना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंटरफेस को बाउंड्री, इंटरफेस जो है वो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन को बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बात की है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस at the point of incidence all lies in the same plane। ये सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, बिल्कुल आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। ठीक है, लेकिन यहां नाम चेंज कर गया, इंसिडेंट रे के बाद रिफ्रैक्टेड रे आया, नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकेंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, SNELLS लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ I टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज साइन R, इज ऑलवेज कांस्टेंट।
ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, रट जाओ इस बात को। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, यहां पर भी जो दो मीडियम आपके पास दिया रहेगा उसी पार्टिकुलर दोनों मीडियम के लिए ये लॉ वैलिड है। ठीक है, एट ए टाइम उस पेयर के लिए वैलिड है, बाद में पेयर चेंज करेगा तो फिर उन दोनों पेयर के लिए ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बोलते बोलते मीडियम चेंज करते रहे और इसके वैलिडिटी को हम बोले कि नहीं ठीक है ये वैलिड है, ऐसा नहीं। एट ए टाइम किसी पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए उस समय ये वैलिड रहेगा। ठीक है, दूसरे मीडियम में हम लोग आई और आर नहीं देखने वाले, किसी पार्टिकुलर पेयर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए लाइट ऑफ ए गिवन कलर। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि कलर से यहां पर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, कलर क्यों आया, तो जो डिफरेंट हमारे पास कलर्स होते हैं उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उनके लिए वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, उनके वेवलेंथ अलग अलग होते हैं। हम लोग जानते हैं हमारा व्हाइट रे ऑफ लाइट जो है वो 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और इनमें जो रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और जो वायलेट होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो वेवलेंथ अगर अलग अलग है तो वेलोसिटीज भी अलग अलग होती हैं। तो वेलोसिटीज अलग अलग होने के कारण इनका अमाउंट ऑफ बेंडिंग भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस लॉ को वैलिड होने के लिए किसी आपके पास पार्टिकुलर कलर का वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, तो यही इसीलिए लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी के बुक में, आप देखोगे तो फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, मतलब कलर फिक्स करिए आप। ठीक है, और पेयर ऑफ मीडिया को फिक्स करिए, तब जाकर ये लॉ आपका वैलिड होगा। तो लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज ए स्नेल्स लॉ। इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब बाबू आई किसे बोलोगे, आपके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको अगर समझना है तो जैसे हमने सपोज करो कि ये कोई वाटर हमारे पास है, कंटेनर है, और ये हमारे पास वाटर एज ए मीडियम है, और हमारा कॉइन बाबू यहां पर है। ठीक है, कॉइन यहां पर है, और रिफ्लेक्शन के कारण इस कॉइन से रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रहा है। ठीक है, रे ऑफ लाइट इस कॉइन से निकल रहा है। तो देखो ये बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पर गया है आपके पास, ये जाने वाला रे है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन के तरफ जाने वाला रे है, इसलिए इसको तुम अभी फिलहाल बोलोगे इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये जब आपका डेंसर मतलब वाटर से एयर में जा रहा है, मतलब रेयर में जा रहा है, तो ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो बेंड किया हुआ रे है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो बहुत आसान है समझना कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पे जो रे जाएगा उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन की तरफ जो जाएगा इंटरफेस पर जो स्ट्राइक करेगा उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, और इंटरफेस से जो दूर जाएगा उसे रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, और ये नॉर्मल जो होगा, ठीक है, ये जो आपके पास नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल है, इसके साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा इसको आई बोलेंगे, और इसको हम लोग आर बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ही समझना है। तो इंटरफेस की तरफ जो रे जाएगा उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जो इंटरफेस से दूर रे जाएगा उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। अब ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम।
विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है ये। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब फर्स्ट मीडियम कौन सा है? जिस मीडियम में इंसिडेंट रे रहेगा उसको हम लोग मीडियम 1 बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मीडियम 1। और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे रहेगा उसको मीडियम 2 बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा मीडियम 2 कौन हो गया? तो वो एयर है। मीडियम 2 इज एयर। और मीडियम 1 कौन है बाबू? तो मीडियम 1 इज वाटर। ठीक है, तो ऐसे इसको समझना है। तो आप क्या बोलोगे यहां? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन। एम लिखने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी थोड़ी देर के बाद ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम। यहां हमने, या चलो यहां लिख देते हैं जी, यहां जी लिख देते हैं, जी फॉर ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर एन डब्ल्यू लिखेंगे तो डब्ल्यू फॉर वाटर, तो बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर? अगर एन ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। यही तो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बाबू यहां क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और मीडियम 2 कौन है? वो है एयर। मीडियम 1 कौन है? वो है वाटर। तो ये तुम्हारा लिखा गया। ठीक है, अब किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखने का तरीका या रेशियो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n/1, या इसको लिखेंगे NaW। पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ri ऑफ, फर्स्ट लेटर को पहले, फर्स्ट ये वैल्यू को पहले पढ़िएगा, ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, और इसको देखते हैं। जैसे आपको हमने दे दिया NGW, G फॉर ग्लास एंड W फॉर वाटर। क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, फर्स्ट वाले को पहले पढ़ो, उसके बाद W को पढ़ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, कैसे लिखाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज Ng डिवाइडेड बाई NW, ये ऐसे लिखाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहां सपोज करो कि ये हमने लिख दिया D फॉर डायमंड एंड W फॉर वाटर, तो आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू W फॉर वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये लिखाएगा ND बाई NW। ठीक है, तो देखो स्नेल्स लॉ या सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट and this constant is called refractive index of second medium with respect to the first medium। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये इसका जनरल डेफिनेशन हो गया। अभी हम लोग आगे चलकर देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लेकिन पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं यहां पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं। आप लोग ये पहले ही जान चुके हो कि जब भी हमारा रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसमें बेंडिंग होता है, लेकिन कितना बेंडिंग हुआ? जैसे ग्लास से वाटर में जाएगा तो कितना बेंड करेगा, एयर से वाटर में जाएगा तो कितना बेंड करेगा, एयर से ग्लास में जाएगा तो कितना बेंड करेगा, ग्लास से एयर में जाएगा तो कितना बेंड करेगा। मतलब ये अमाउंट ऑफ बेंडिंग जो है वो हम जिस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करने वाले हैं उसी फिजिकल क्वांटिटी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स हाउ मच द लाइट बेंड्स, ठीक है, एंड स्लोज डाउन इन ए मीडियम कंपेयर टू वैक्यूम। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम लोग एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये यहां पर हमने दो मीडियम, ये अलग चीज है,
ये आपका स्नेल्स लॉ का बेसिक डेफिनेशन है। जो कांस्टेंट है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या है, ठीक है, ये हम लोग यहां देख रहे हैं। मतलब किसी भी पार्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो किसी भी पार्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अमाउंट ऑफ बेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द एयर या वैक्यूम। कि एयर और वैक्यूम से किसी पार्टिकुलर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाएगा तो वो कितना बेंड करेगा, ठीक है। सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, तो वो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। मतलब जब वैक्यूम से रे ऑफ लाइट जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे वैक्यूम से रे ऑफ लाइट गया, ये एयर से या वैक्यूम से रे ऑफ लाइट गया, तो ये मान लो थोड़ा सा बेंड किया, ठीक है। जब यहां पर वापस से दूसरे मीडियम में हम बेंड भेजे तो ये ज्यादा बेंड कर गया, तो हम लोग बोलेंगे ज्यादा बेंड किया है यहां पे, यहां कम बेंड किया है, मतलब अमाउंट ऑफ बेंडिंग यहां ज्यादा है तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। यहां अमाउंट ऑफ बेंडिंग कम है, इसका मतलब यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू दैट मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो अमाउंट ऑफ बेंडिंग देता है कब? जब हम लोग देखते हैं कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उसमें बेंडिंग कितना हुआ है। अगर ज्यादा बेंडिंग हुआ है या कम बेंडिंग हुआ है तो उसी के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलेंगे ज्यादा है या कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या मेजर करके देगा? अमाउंट ऑफ बेंडिंग मेजर करके देगा। लेकिन कंपेयर कैसे करोगे? तो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और ये तब बोलेंगे जब हमारा जो मीडियम रहेगा वो एयर से कंपेयर किया गया रहेगा। मतलब जब हम एयर से कंपेयर करके किसी भी मीडियम का हम अमाउंट ऑफ बेंडिंग कैलकुलेट करने वाले हैं तो उसको उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और सिमिलरली अगर हम देखना चाहते हैं कि वाटर से जब ग्लास में गया, अब एयर हटा लीजिए, दो मीडियम हमने अलग ले लिया, वाटर और ग्लास को ले लिया। अब यहां पर वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास में कितना बेंडिंग हुआ है तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जब एयर या वैक्यूम से कंपेयर करोगे तो वो दूसरे वाले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। लेकिन जब अदर देन एयर दो मीडियम को कंपेयर करेंगे और तब अमाउंट ऑफ बेंडिंग देखेंगे तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। देखो क्या बोलता है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। एक्चुअली बेंडिंग का कारण ही स्पीड ऑफ द लाइट था, ठीक है। तो ये क्या बोला गया, किसी भी पार्टिकुलर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of the light in a medium, ठीक है। और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है बाबू इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियम में हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं या vm लिख लीजिए। और ये c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये कांस्टेंट होता है, जब हम लोग इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये 1/Vm के ये या ऐसा बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होगा वो लाइट के वेलोसिटी, उस मीडियम में लाइट के वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो वो द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। इसके बोलने का मतलब है अगर वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज लोअर देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज ग्रेटर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। मतलब अगर हम लोग आपको दो मीडियम दे दें, मान लो एक को बोला 1.7 और बोला 1.2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मेजर्स हो गए, ठीक है। तो हमने बोला किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है,
तो ये इसको 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं, तो आप बोलोगे सर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 से ज्यादा है। इसका मतलब मीडियम 1 में जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट होगा वो कम होगा मीडियम 2 से। ठीक है, इस बात को आप ऑब्जर्व करो। आपके मीडियम का जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उस मीडियम का वेलोसिटी कम। ठीक है, तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, और ये स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम इज कांस्टेंट। जैसे ही हटाएंगे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब स्पीड कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। याद करके रखिएगा। एक और चीज, थोड़ा सा हल्का फुल्का आगे निकलते हम लोग। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। ठीक है, और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट आपके वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था, v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो vm के जगह हमने लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो देखो क्या आया। किसी भी कलर का वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम है, मतलब वो कम बेंड करेगा, उसका अमाउंट ऑफ बेंडिंग कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम का मतलब अमाउंट ऑफ बेंडिंग कम। ठीक है, तो जैसे रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है बाबू, वो सबसे कम होता है। ठीक है, सॉरी, सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का सबसे कम हो जाएगा, मतलब रेड कलर जो होंगे वो बेंड कम करेंगे। रेड कलर हैज लीस्ट बेंडिंग, ये सबसे कम बेंडिंग दिखाएगा, सबसे कम रिफ्रैक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम का मतलब अमाउंट ऑफ बेंडिंग भी कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का मतलब अमाउंट ऑफ बेंडिंग भी ज्यादा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम का मतलब अमाउंट ऑफ बेंडिंग कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब अमाउंट ऑफ बेंडिंग भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट आ गया, एक बार कंक्लूड करते हैं इस बात को। सबसे पहले स्नेल्स लॉ आया। स्नेल्स लॉ ने बोला कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू constant, and this constant is called refractive index of second medium with respect to the first, that is n2 by 1। फर्स्ट मीडियम किसको लोगे? जिसमें इंसिडेंट रे है उसको फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे वाले को सेकंड मीडियम बोलते हैं। ये आपका हो गया। ठीक है, जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया तो हमने पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, तो इट इज c by v। ठीक है, अब यहां से हमारे पास आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जिस मीडियम में वेलोसिटी कम उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। फिर हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का क्या मतलब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का मतलब बेंडिंग भी ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम का क्या मतलब? बेंडिंग भी कम। ठीक है, और हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, मतलब उसका बेंडिंग कम। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट यहां क्लियर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव, ये दो टाइप के होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, एंड दिस इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जब एयर के रिस्पेक्ट में कंपेयर करोगे, तब आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, वापस से समझो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ द फर्स्ट मीडियम इज एयर, then refractive index of second medium is called its absolute refractive index, absolute refractive index। ये आपका absolute refractive। अगर पहला मीडियम
हमारा एयर है तो उसके उस सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। रिलेटिव का मतलब if first medium is not air, if first medium is not air, then we have relative refractive index, relative refractive index। ठीक है, ये हमारा relative refractive index हो जाएगा। एग्जांपल के लिए refractive index of the glass with water, यहां दो मीडियम है अदर देन एयर, तो ये हो जाएगा relative refractive index। ठीक है, फर्स्ट मीडियम इज एयर, then the refractive index is called absolute refractive index of the second medium। ठीक है, चलो हम लोग चाहते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, तो हम क्या लिखेंगे, C by V in the air, और हम जानते हैं कि C मतलब वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द एयर, तो दोनों बराबर है तो कट गए, कितना मिला, 1 मिला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड दिस इज द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, इससे छोटा वैल्यू नहीं हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। लीस्ट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इससे छोटा वैल्यू नहीं हो सकता है, रिलेटिव का हो सकता है। जैसे मान लो हमने बोला व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप बोलोगे Ng/Na। ठीक है, और जाहिर बात है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, ठीक है, वो आपके एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, क्योंकि ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, तो ये हमेशा जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि ग्लास डेंसर हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन 1 वैल्यू। अगर यही हमारे पास रहता Ag, तो हम क्या लिखते, Na/Ng। अब बताइए, अब डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा मतलब ये लेस देन 1 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, देखो यहां पर क्या है, आपका पहला मीडियम एयर नहीं है, यहां जो फर्स्ट प्लेस पर लिखा रहता है ये सेकंड मीडियम लिखा रहता है, सेकंड मीडियम है ये। ठीक है, तो सेकंड मीडियम एयर है, इसलिए ये भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फर्स्ट मीडियम अगर एयर होगा ऐसा, तब आप बोलिएगा नहीं ये एब्सोल्यूट है। अगर सेकंड मीडियम एयर है तब ये रिलेटिव का केस है, और रिलेटिव के केस में क्या हो रहा है, आपको देखो लेस देन 1 का वैल्यू मिल रहा है। लेकिन एब्सोल्यूट में कभी भी 1 से छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मिल सकता है, 1 से छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी नहीं मिल सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें Ng/W, तो यहां Ng/Nw लिखेंगे। देखो अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि एयर है नहीं, पहला मीडियम एयर है नहीं, दोनों एक ग्लास है दूसरा वाटर है, तो बाबू ग्लास इज डेंसर, ग्लास इज डेंसर, ग्लास इज डेंसर का मतलब Ng इज ग्रेटर देन Nw। न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, ग्रेटर देन 1 मिलेगा। अगर आपसे बोल दे Nwg कैलकुलेट करो, तो तुम क्या लिखोगे, Nw/Ng, और हम जानते हैं कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है, मतलब अब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव के केस में आपका वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा और 1 से कम हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट के केस में हमेशा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 जो कि लीस्ट वैल्यू है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकता है। बाकी जितने भी मीडियम से सारे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलो देखो क्या बोल रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, व्हेन कंपेयरिंग टू मीडिया नॉट वैक्यूम द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन एज N21 N2/N1 एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इतना ही, पीछे हम लोग बाकी जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बाबू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम इज एयर, मतलब डिनोमिनेटर में एयर और एयर का वैल्यू 1। ठीक है, जैसे आपको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो तुम क्या बोलोगे, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास Nw/Ng, सॉरी यहां Na डालेंगे एयर के रिस्पेक्ट में, Nw/Na। Na का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, क्या मिला,
सिर्फ और सिर्फ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्ट हुआ, सिर्फ वाटर का, मतलब कोई दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां दिख नहीं रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, जब भी आपका एयर के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन होगा तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। ठीक है, जब आप पीछे जाकर देखोगे, स्नेल्स लॉ को देखोगे, जब आप पीछे स्नेल्स लॉ को देखोगे तो क्या लिखा हुआ था? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। अगर फर्स्ट मीडियम एयर हो गया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख दोगे? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मतलब N2। देखो, सिर्फ 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां क्रिएट हुआ है, यहां कोई दूसरा मीडियम अब दिख नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। लेकिन ये कब मिला? जब फर्स्ट मीडियम क्या हो गया? फर्स्ट मीडियम इज एयर। फर्स्ट मीडियम इज एयर। अगर पहला मीडियम एयर है तो जो आपका रिफ्रैक्टिव, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्रिएट हो रहा है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। ठीक है, रिलेटिव से हमें क्या मिला? सिंगल सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां मिलते हुए दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? अब एक और चीज, जैसे हमें कैलकुलेट करना है Ng बाई NW, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, तो Ng का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास डिफाइंड कैसे है? C बाई Vg, स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम टू स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास। इसका डेफिनेशन क्या आएगा? C बाई VW। C से C कट गया, ये नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा। तो रट लो वापस से। अगर आपको बाय चांस क्वेश्चंस में वेलोसिटीज दिए हुए हैं तो वेलोसिटीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो रेशियो क्रिएट होगा वो वहां पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, मतलब दे देगा Ng बाई NW। ठीक है, देखो यहां G ऊपर, G नीचे, W नीचे, वेलोसिटी का W का वेलोसिटी ऊपर। ठीक है, ऐसा जो ऊपर रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, जो वेलोसिटी नीचे रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी के टर्म में भी हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसे एकदम आराम से पढ़ते हैं। The ability of a medium to refract light is also expressed in terms of the optical density। सही बात है, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हमारा मीडियम जो है लाइट को कितना बेंड कर रहा है। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज ए डेफिनिट कॉनोटेशन, इट डजंट सेम एज द मास डेंसिटी। पीछे बात कर चुके हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब मास डेंसिटी बिल्कुल नहीं होगा। वी हैव बीन यूजिंग द टर्म्स रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इन दिस चैप्टर। सही बात है, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर। डेंसर का मतलब ये नहीं कि उसका मास डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, when we say that a medium is optically denser than other in comparison to medii, the one with the larger refractive index, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है is optically denser। ठीक है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है is optically rarer। The speed of the light is higher in rarer medium than in denser medium। जो rarer medium होगा उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा रहेगा, denser medium में कम होगा। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ज्यादा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड कम। Thus a ray of light traveling from a rarer medium to denser medium slows down। जब rarer से denser में जाएगा तो denser में स्पीड कम हो जाएगा, एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। स्पीड कम होने के कारण नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। When it travels from a denser to rarer, its speed up and bends away from the normal। जब डेंसर से रेयर में आएगा तो इसका स्पीड ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? आपके नॉर्मल से दूर बेंड होगा और नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम डजंट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का यह मतलब नहीं है कि उसका मास डेंसिटी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल किरोसिन, तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है,
किरोसिन, आप लोग जानते हो कि किरोसिन को अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो ऊपर में तैरता है, क्योंकि वो किरोसिन वाटर से हल्का होता है। हल्का होने का मतलब उसका डेंसिटी, मास डेंसिटी वाटर से कम है, ठीक है। लेकिन देखो, ऐसा देखा गया लाइट के केस में केरोसिन हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वाटर के रिस्पेक्ट में, इसीलिए वो ऑप्टिकली डेंसर है। लेकिन इसका मास डेंसिटी क्या है? कम है। रट जाओ इस बात को, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, लेकिन इसका मास डेंसिटी कम है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब केरोसिन क्या है? ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, लेकिन इसका मास डेंसिटी क्या है? वो कम है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अब a ray of light traveling in air enters obliquely in water. Does the ray of light bends towards the normal or away from the normal? Why? ठीक है। अब देखो, पीछे हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एयर से वाटर में इंटर्न किया, ठीक है। डज द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? एयर से वाटर मतलब रेयर से डेंसर, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस हैपेंस बिकॉज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन द वाटर। सही बात है। लाइट ट्रेवल स्लोअर इन डेंसर मीडियम, लाइट डेंसर मीडियम में स्लोअर ट्रेवल किया। व्हेन द लाइट इंटर्स वाटर एट एन एंगल, its speed decreases, causing it to bend towards the normal at the boundary between air and water. ठीक है। सारी बातों को हम लोग कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाएगा, मतलब रेयर से डेंसर में जाएगा, तो उस केस में वहां पे उसके स्पीड में कमी आएगी। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, स्पीड में कमी आएगी, और स्पीड में जब कमी आएगी तो वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब ये कुछ डाटा है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1, आइस का 1.31, मतलब आइस डेंसर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, मतलब अल्कोहल डेंसर हो गया वाटर से। किरोसिन का 1.44 है। देखो, ये अल्कोहल से भी डेंसर है, वाटर से भी डेंसर है किरोसिन, ठीक है। एंड सो ऑन। लास्ट का सिर्फ एक याद रख लीजिए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, इट इज 2.42, मतलब यहां बेंडिंग काफी तगड़ा होगा। यहां पर लाइट का स्पीड बहुत स्लोअर है, ठीक है। यहां लाइट का स्पीड क्या है? बहुत कम है, बेंडिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है जहां पर हमें दिख रहा है कि किरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और ये ऑप्टिकली डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। क्लियर है? चलिए, अब ये हमारा यहां क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। What does this mean in terms of the speed of the light? तो सबसे पहले याद करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन क्या है, C by VG, ठीक है। इसका वैल्यू डाल दो यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 1.5, ठीक है। क्या मिला यहां पर? इट इज VG इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द ग्लास इज इक्वल टू C by 1.5, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे इसका हम लोग। इसका मतलब refractive index of glass is 1.5 implies that speed of the light in glass is 1 by 1.5 times speed of light in vacuum। बस इतना ही आपको बोलना है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तो उसका क्या मतलब है, तो 1 बाई दैट मच वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। क्लियर हो गया, खत्म हो गया। चलो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज
1.6 and that of diamond is 2.4. ये दो डाटा हमारे पास है। पहला क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास दैट इज ND by NG, 2.4 by 1.6, ठीक है, इट इज 1.5 आंसर। एक चीज और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का डिफाइंड होता है C/Vm, स्पीड बाय स्पीड, इसका मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसल, मतलब हैज नो यूनिट, हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। सेकेंड की बात करते हैं। अब पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द डायमंड, तो कुछ नहीं करना है, आप लिख सकते हो इसे 1/dg NDG, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। देखो यहां पर लेटर्स अगर चेंज करेंगे, ठीक है, तो आप रेसिप्रोकल मार सकते हो, ठीक है, NGDG इक्वल टू 1/NDG, तो NDG क्या निकल के आया है 3/2, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है, बहुत आसान है अभी तक फिलहाल। चलो, a ray of light traveling from glass to air, the angle of incidence in the glass is 30 degree, it is 30 degree and it is 60 degree, ठीक है, it is 60 degree. What is the refractive index of glass with respect to the water, ठीक है, a ray of light traveling from glass to air, ये ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है, तो फर्स्ट मीडियम इज द ग्लास जिसमें इंसिडेंट रे है, और सेकेंड मीडियम इज द इट इज एयर, ग्लास से एयर में जा रहा है, तो फर्स्ट वो ट्रेवल कर रहा है ग्लास में, तब एयर में जा रहा है, तो फर्स्ट मीडियम इज द ग्लास एंड द सेकेंड इज एयर। आप लोगों को पता है कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, ठीक है, और ग्लास में कितना, ग्लास इज द फर्स्ट मीडियम, तो ग्लास में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, N2/N1, 2 is the air and 1 is the glass, ठीक है, the value of the sin 30 degree is equal to 1/2 and it is √3/2, it is 1, 2 से 2 कैंसल, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करिए, यहां पर एक्चुअली ये आ गया 1/√3 इज इक्वल टू 1/NG, रेसिप्रोकल करेंगे तो NG इक्वल टू √3, ये आपका वैल्यू आ गया। डेसिमल में अगर बात करना है तो 1.73 आप लिख सकते हो, √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो 73 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, ठीक है। चलो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A is 1.65 and मीडियम B is 1.33, क्लियरली A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, मतलब A इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब B रेयरर हो गया और A डेंसर हो गया, ठीक है। इन विच मीडियम डज द लाइट ट्रेवल फास्टर, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्लोअर और जिसका कम उसमें फास्टर, तो मीडियम B, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये बेसिक आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, जिसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम, जिसका कम उसमें वेलोसिटी ज्यादा। द स्पीड ऑफ द लाइट इन मटेरियल इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब मीडियम में जो स्पीड ऑफ द लाइट है, मीडियम का जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम चाहिए, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट डिफाइंड हो जाता है, एंड इट इज गिवन बाय C/Vm। C को लिखेंगे 3 × 10⁸, 2 × 10⁸, कैंसल, 3/2 दैट इज 1.5 एंड वी हैव ऑप्शन बी, ठीक है। जब वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में निकालो तो उसे क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डन।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने बोला था टेबल से एक वैल्यू याद रखिएगा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है। सो दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे व्हेन द लाइट पासेस थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इसे हमें करना है, ठीक है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेंगे, ऑब्लिकली इंसिडेंट कराएंगे, ऑब्लिकली इंसिडेंट करा दीजिए यहां रे ऑफ लाइट को, ये रहा। उसके बाद इसे बेंड कराना है किधर, तो नॉर्मल की तरफ। उसके बाद बाबू इसे दिखाना है आपको अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है इसके ठीक पैरेलल ये जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो उसे हम करेंगे, पैरेलल ठीक ठाक जा रहा है, चलो ठीक है, उतना चलेगा। यहां पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, यहां पर भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। यहां पे ये हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो गया। कुछ नाम दे देंगे, अगेन ए बी सी एंड डी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आता हुआ रे है, ये रिफ्रैक्ट हो गया तो ये आर हो गया बाबू, ये आर हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। और हमें यहां इंटरफेस ले लेना है पी क्यू आर एस। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दो, इस बाउंड्री पे जो रे आ रहा है वो ये है और ये जा रहा है। इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पर लेकिन ये आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस PQ पर लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ। क्या होता है, इट इज साइन आई बाई साइन आर एंड दिस इज इक्वल टू, ये आप ले लो ग्लास और ये ले लीजिए एयर और ये भी एयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और फिर एयर में निकला है। तो बाबू स्नेल्स लॉ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, विच वन इज द सेकंड। इस बाउंड्री के लिए सेकंड कौन है, तो ग्लास है। और एयर कौन है बाबू, एयर इज द फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, ग्लास में रिफ्रैक्टेड रह गया तो ग्लास इज द सेकंड, दिस इज द फर्स्ट, इस इंटरफेस के लिए, ठीक है। दिस इज वन नंबर। अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस SR, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज R एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज E। फर्स्ट मीडियम कौन हो गया, जिसमें इंसिडेंट रे है, तो ग्लास इज द फर्स्ट इस इंटरफेस के लिए, एयर इज द सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम सेकेंड हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, LHS को मल्टीप्लाई करो LHS के साथ, RHS को मल्टीप्लाई करिए RHS के साथ, दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई हो गया, ये कैंसिल हो गया और यहां वैल्यू 1 आ गया, यहां ये कैंसिल हो गया और वैल्यू यहां साइन आई बाई साइन ई आ गया। तो हमारे पास यहां आ गया साइन आई बाई साइन ई और उस साइड आ गया, सब कट गए थे तो 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों साइन और दोनों इक्वल, इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। और जैसे ही ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, हम क्या बोलेंगे, नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। क्लियरली देयरफॉर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। यही आपको यहां पर प्रूफ करना है कि जब भी आपको दिखाना है कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, तो आप दिखा दीजिए
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। जब ये दोनों ही एंगल नॉर्मल के साथ, ये भी उसी एंगल पर इंक्लाइंड है जो ये इंक्लाइंड है नॉर्मल के साथ, देखो ये दोनों नॉर्मल हो गए, ये 30 डिग्री पर है तो ये भी 30 डिग्री पर है, बस इतना ही काफी है, दोनों 30 डिग्री पर है, इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गए। मतलब अगर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई हो गया तो हमने क्या बोला कि ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा इस कंसेप्ट को, कि हमने यहां स्नेल्स लॉ दोनों इंटरफेस पे लगाया और इसको प्रूव कर लिया। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यही रुकेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम लोग स्फेरिकल लेंसेस मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।